हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल अल्फा क्लासेस बिहार पे। और आज की वीडियो में हम लोग फिर से देखने वाले हैं बिहार बीएड 40 मार्क्स का जीके का पार्ट 2। ठीक है, तो आप इसे जो पहले से पढ़ चुके हैं उसे रिवीजन क्लासेस में लीजिएगा, और जो नहीं पढ़े हैं वो टोटल आप जितना क्वेश्चन बता रहे हैं बस उसी क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करके पढ़ के रिपीट करके आप एग्जाम दे सकते हैं। तो काफ़ी 100% फ्रेंड इसी वीडियो से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मतलब ये जो सीरीज चल रहा है आपका बिहार बीएड का, तो ये मतलब जितना जो सीरीज चल रहा है इसी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा 100%। ठीक है, और इसमें प्रीवियस ईयर बिहार बीएड का जो 4-5 क्वेश्चन जो है वो भी, उसका भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया और एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट नहीं देखें वो देख सकते हैं, पहले ये पूरा पार्ट देख लीजिए, फिर फर्स्ट पार्ट हम लोग फिर फर्स्ट पार्ट आप जाकर के देख सकते हैं। तो देखो, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के एग्जाम में बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, खास करके बीपीएससी और बीएसएससी के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है कि ऋग्वेद में डैश सूक्त है, यानी कितने सूक्त हैं ऋग्वेद में। तो याद रखना है 1028 सूक्त है। देखो, ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, पूछा जाता है 100%। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। देखो, ये भी क्वेश्चन बिहार के कई एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखना है जो शूद्र का उल्लेख मिलता है हमें 10वें मंडल में। ठीक है, तो देखो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन को आपको अच्छे से करना है। ठीक है, प्राचीन भारत का है ये क्वेश्चन है। आपको ये जो 40 क्वेश्चन है ये जनरल अवेयरनेस, इसमें आपको टोटल हिस्ट्री का, तीनों पार्ट हिस्ट्री का, ठीक है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, फिर उसके बाद भूगोल का मिलेगा, पंचवर्षीय योजना का मिलेगा, करंट अफेयर का आपको इसमें क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, साइंस का क्वेश्चन मिलेगा और एक दो क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टोटल जनरल अवेयरनेस जिस टाइप का आपको क्वेश्चन का सेट मिलेगा 40 मार्क्स का हिस्ट्री का, वैसा ही क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ पे मेरे वीडियो में मिलेगा। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट देखे होंगे उनको तो पता चल गया होगा, और जो पहली बार आए हैं तो ये जो है टोटल आपको इसमें देखने को मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तराइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 में हुआ था, देखो डेट भी याद रखना है, 1191 में हुआ था, 91 में इसके मध्य लड़ा गया था। तो याद रखना है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, हम लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। बेसिकली उनके पहले 2 पृथ्वीराज हो चुके थे, तो ये थर्ड नंबर के पृथ्वीराज थे। इनका नाम क्या था, तो पृथ्वीराज तृतीय। तो आपको थर्ड ये इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, याद रखना है मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन की प्रथम युद्ध हुई थी। दूसरा पूछेगा तो 1192 में 92 में हुआ था, कि जिसमें पृथ्वीराज चौहान जो थे वो हार गए थे। ठीक है, तो याद रखना है प्रथम में मोहम्मद गोरी को हरा दिया गया था। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का डेट आपको याद रखना है। बात करते हैं 4 का। 4 है गुप्त साम्राज्य होना चाहिए यहाँ पे। गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो देखो, याद रखना है गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी चंद्रगुप्त ने। ठीक है, अब देखो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, वो मौर्य वंश के संस्थापक थे। हम कहाँ चले गए, आप गुप्त वंश में चले गए। ठीक है, तो गुप्त वंश या गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कहीं आपको श्री गुप्त भी लिखा मिलेगा। ठीक है, तो वो भी गलत नहीं है। देखो, बेसिकली उसने क्या किया था, ये जो चंद्रगुप्त थे इन्हें वास्तविक संस्थापक माना जाता है। मतलब ये जो थे साम्राज्य को बढ़ाना, विस्तार करना, ठीक है, लड़ाई करना, फिर उसके बाद प्रमुख फैसले लेना। ठीक है, तो ये जो थे मेन संस्थापक माने जाते हैं चंद्रगुप्त। ठीक है, और जो श्रीगुप्त थे बस उन्होंने इसका नाम दे दिया गया था कि गुप्त वंश है ये। ठीक है, तो याद रखना है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो गुप्त साम्राज्य की किसने स्थापना की थी, चंद्रगुप्त ने। ठीक है, अब मौर्य वंश की किसने स्थापना की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है। देखो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो याद रखना है मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, मृतकों का टीला कहा जाता है किसे, मोहनजोदड़ो को। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये। देखो, होता क्या था ना कि यहाँ पे बहुत सारा बाढ़ आता था हर बार। ठीक है, तो मूवी में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारा बाढ़ आता था। तो इसमें क्या होता था, आदमी लोग मर जाते थे, मर के क्या होता था, उनका टीला बन जाता था। तो ये क्या नाम पड़ा उनका, तो मृतकों का टीला है उनका, क्या, अस्थाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जातक किसका ग्रंथ है। तो याद रखना है जातक जो है ये किसका ग्रंथ है, याद रखना है ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। ठीक है, जातक कथाएं में भगवान बुद्ध के बचपन का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो याद रखना बौद्ध धर्म का कौन सा है, जातक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना दोनों जो है वो बौद्ध ग्रंथ का ही धर्म ग्रंथ है, त्रिपिटक भी और जातक भी। याद रखना दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाना स्थापित किए। देखो, अंग्रेजों ने सबसे पहले अपना कारखाना कहाँ स्थापित किया था, तो इजी क्वेश्चन है।
याद रखना है सूरत में स्थापित किया था। कहाँ स्थापित किया? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ हो जाएगा राइट आंसर। सूरत में जो है सबसे पहला कारखाना अंग्रेजों ने स्थापित किया था, जो कि जाहिर सी बात है मुगल काल ही चल रहा था उस समय। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका रिलेशन पटना से भी है। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे वो सिख समुदाय के 10वें गुरु थे और जो कि अंतिम गुरु थे। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो पटना में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। नंबर कौन था इनका? 10वां था और जन्म स्थान पटना। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। देखो हितोपदेश के लेखक कौन है? देखो ये सब क्वेश्चन लेखक का, पुराने ग्रंथों के लेखक का जो कहानी है, नाटक है, उनका क्वेश्चन पूछा जाता है। हितोपदेश के लेखक कौन थे? तो नारायण पंडित थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना है। ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स का। फिर बात करते हैं 11 का। देखो इसमें कुछ समझाना था, एक मिनट। ये जो बाण भट्ट है ना, ये बाण भट्ट से भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो याद रखना है हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? तो बाण भट्ट थे। याद रखना है नाम, हर्ष चरित्र के लेखक कौन थे? बाण भट्ट थे। हर्षवर्धन के बारे में कल बताए थे, ह्वेन-सांग उनके शासनकाल में आए, तो वही हर्षवर्धन का चरित्र मतलब उनके बारे में लिखा था किसने? तो बाण भट्ट ने लिखा। और ये जो हितोपदेश के बारे में आपको अच्छे से याद रखना है, नारायण पंडित ने। विष्णु शर्मा पंचतंत्र ने लिखा है, ठीक है, बाद में बात करेंगे इसका और आगे के वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। देखो दाईं से बाईं ओर लिखने वाली लिपि कौन थी? तो खरोष्ठी लिपि थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। खरोष्ठी लिपि जो थी वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ठीक है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखो याद रखना है, मुद्रा राक्षस पुस्तक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो 3 पुस्तक का नाम बताएं, एक बाणभट्ट वाला भी बता दिए और वो विष्णु पंडित वाला भी बता दिए थे। तो मुद्रा राक्षस लेखक के लेखक कौन है? याद रखना है विशाख दत्त। कौन है? तो विशाख दत्त। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? बताना है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है। राजा राम मोहन राय सती प्रथा का अंत किया था विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर। तो इनके बारे में भी क्वेश्चंस लेते रहेंगे, बट ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में बीएड का ही क्वेश्चन का, आपका प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। देखो 14 करते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएं 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15 करते हैं। बिहार का जिला है। देखो बिहार में कितने जिले हैं? तो 38 जिले आपको बिहार में मिलेंगे, ठीक है। कितने जिले मिलेंगे? तो 38 जिले आपको बिहार में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो देखो ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जनसंख्या से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पटना में आपको सर्वाधिक जनसंख्या देखने को मिलेगा। तो बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पटना है। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र में प्रमुखता दी गई थी? देखो ये पंचवर्षीय योजना का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो देखो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र की प्रधानता थी। कल के वीडियो में बताएं सेकंड पंचवर्षीय योजना में किसकी प्रधानता थी या किसको प्रमुखता दिया गया था? बता दिए थे भारी उद्योग को। और अभी प्रथम में कृषि क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी। हुआ क्या था ना कि जब अंग्रेज जब गए थे भारत से तो बहुत बड़ा अकाल आया था, ठीक है। अकाल आया था तो उस समय सबसे ज़्यादा कृषि पर जो है विशेष ध्यान दिया गया था। याद रखना है जो सबसे पहला किसे दिया गया था, किस पे ध्यान? प्रथम पंचवर्षीय योजना में तो कृषि क्षेत्र को विशेष ध्यान दिया। देखो ये भी क्वेश्चन VVI है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल किस पर आधारित था? ये सब क्वेश्चन ऑलरेडी पंचवर्षीय योजना का एक सेपरेट आपको वीडियो मिल जाएगा। देखो प्रथम पंचवर्षीय योजना का विकास मॉडल से हेराल्ड डोमर मॉडल भी के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? हेराल्ड डोमर मॉडल के नाम से। तो ये 100% VVI में आप इसे डाल लेना। 19 करते हैं। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो याद रखना द्वितीय पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस परियोजना के नाम से जाना जाता है और इन्होंने ही इनका प्रारूप तैयार किया था। तो आज का ये तीनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो अब ज्योग्राफी का क्वेश्चन आ गया, भूगोल का। ग्रीनविच किस देश में है? तो याद रखना है ग्रीनविच वेधशाला आपको कहाँ मिलेगा? तो यूके में मिलेगा ग्रीनविच वेधशाला, ठीक है। ये टाइम डिनोट करता है, टाइम निर्धारण करने वाली रेखा कौन सी है? तो ग्रीनविच रेखा है, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है। और अगर क्वेश्चन हमको अच्छा लगेगा तो और भी हम वीडियो में ये सब क्वेश्चन डालते रहेंगे, बट आपको ये तो 100% याद रखना है
जो ग्रीनविच वेधशाला आपको कहाँ मिलेगा, यूके में मिलेगा, जिससे हम लोग टाइम निर्धारित करते, जिससे टाइम क्या होता है, निर्धारित होता है। देखो 21 करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन है, इंटरनेशनल डेट लाइन, इसका निर्धारण किया गया था 1884 ईस्वी में। कब किया गया था? 1884 ईस्वी में। देखो याद रखना, 1885 में कल बताए थे आईएनसी की स्थापना की गई थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1885 में स्थापना की गई थी। उससे एक साल पहले अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को मान्यता दिया गया। 4 बार टर्न लेता है तिथि रेखा, ये भी बात आपको याद रखना है। अगर जो जिसका ज्योग्राफी पहले से पढ़ा हुआ है तो याद रखना है, 4 बार जो है तिथि रेखा टर्न लेता है, मतलब मुड़ता है। और इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और सारा एमसीक्यूज। 22 कर करते हैं, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग का जो समय निर्धारित होता है वो इलाहाबाद से होता है। कहाँ से होता है? तो वो इलाहाबाद से निर्धारित होता है हम लोगों का समय, भारत का। ठीक है, तो याद रखना ये 100% इंपॉर्टेंट समय, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। फिर देखो एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? याद रखना है ये दक्षिण अमेरिका में है। एंडीज पर्वत श्रृंखला को कहाँ मिलेगा? तो दक्षिण अमेरिका में मिलेगा। इसमें आपको ब्राज़ील वगैरह है दक्षिण अमेरिका में, तो ये वहीं पर मिलेगा आपको एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, ये बात याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल बताए थे कि ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला में से एक है। तो याद रखना है इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 24 करते हैं, किसे अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? देखो अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। 100% बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं। तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गया है। 25 करते हैं कि भारत में सबसे पहले वैट कहाँ लागू हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जीएसटी नहीं है, ये क्या है? वैट, वैल्यू एडेड टैक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, अगर बात करें जीएसटी किस राज्य में सबसे पहले लागू किया गया था, तो असम में लागू किया गया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी वीवीआई मार्क कर लेना है। अगर पूछे वैट कहाँ लागू किया गया था, तो वैट हरियाणा में लागू किया गया था। दोनों में अंतर है। ये जीएसटी है, गुड सर्विस टैक्स, असम में, और वैट हरियाणा में लागू किया गया था, वैल्यूड एडेड टैक्स का फुल फॉर्म। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला, हाँ, भारत का प्रथम राज्य कौन था अभी बताए थे, तो असम है। सब में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया। फूड एंड सर्विस टैक्स इसका फुल फॉर्म होता है, याद रखना। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में और लाएंगे इकोनॉमिक्स का, इस टाइप का क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं। देखो 27 करते हैं, ये हाल फिलहाल के पीसीएस के यूपी पीसीएस में पूछा है ये क्वेश्चन। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है। तो देखो याद रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। शेर जो है वो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है, आपको देखा मिलेगा, शेर ऐसे चलता हुआ लिखा मिलेगा, और नीचे हिंदी में लिखा मिलेगा आपको क्या? मेक इन इंडिया। ठीक है, तो याद रखना शेर यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। क्या क्वेश्चन है ये, पूछ सकते। 28 करते हैं, बलवंत राय मेहता समिति में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर सुझाव दिए गए थे? देखो ये पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया अब। ठीक है, पॉलिटी का क्वेश्चन है ये। तो देखो बलवंत राय मेहता समिति, पहले आप पूछेगा ये किससे रिलेशन करता है। तो बलवंत राय मेहता जो है वो पंचायती राज से संबंधित है, और इन्होंने 3 स्तरीय का जो है वो सुझाव दिया था, याद रखना है। और इन्हीं के सिफारिश पे जो है अभी का जो पंचायत व्यवस्था है वो चल रहा है। अब ये 3 स्तरीय का बात करें तो क्या क्या है, तो सबको पता होगा मेन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो ग्राम पंचायत, जो ग्राम में मुखिया होता है। सेकेंड आप बात करें तो ब्लॉक, जिसे ब्लॉक प्रमुख के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक व्यक्ति चुना जाता है। और थर्ड बात करते हैं तो जिला परिषद या जिला स्तर। ठीक है, तो ये 3 इसके सिफारिश से हुआ था, या किसने ये इसे सुझाव दिया था, आइडिया दिया था, तो बलवंत राय मेहता। ठीक है, उसका एक कमेटी बैठा था, उन्होंने कहा था नहीं 3 स्तर पे होना चाहिए, एक ग्राम में होना चाहिए जिसे हम लोग मुखिया के नाम से जानते हैं, ब्लॉक प्रमुख, और जिला स्तर। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 100%। देखो बिहार में कुछ ऐसा क्वेश्चन है कि जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, जैसे पंचायती राज से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, पॉलिटी का कुछ सेक्शन से बहुत फेवरेट है इन लोग। ठीक है, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं 20, हाँ, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? देखो ये 100% बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें 100% बहुत सारे लोग गलत मार्क के आ जाएंगे ऑप्शन में। देखो पंचायत स्तर पे राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व, देखो यहाँ राज्य सरकार का है। ठीक है, जनता का प्रतिनिधित्व नहीं पूछ रहा है। अगर जनता का प्रतिनिधित्व होता तब हम वहाँ क्या करते हैं, मुखिया या ग्राम पंचायत हो सकता था। ठीक है, या फिर ग्राम मुखिया। लेकिन जो पंचायत सेवक होता है ये राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। ये बाकायदे एक नौकरी होता है पंचायत सेवक का। ठीक है, जो पंचायत सेवक होता है इनको मतलब सरकार की तरफ से पैसा मिलता है।
याद रखना, राज्य सरकार का नेतृत्व पंचायत सेवक करता है। ये 100% बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। 30 करते हैं। ये भी पॉलिटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? तो न्यूनतम उम्र पूछ रहा है, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूनतम उम्र या कम से कम उम्र। देखो 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। एक भारत का प्रधानमंत्री जो पहले एमपी कहीं का हो सकता है या एमपी में चुनाव, अच्छा एमपी के लिए सांसद बनने के लिए भी 25 वर्ष होना चाहिए मिनिमम, ठीक है, सांसद बनने के लिए। याद रखना 25 वर्ष यहाँ राइट आंसर होगा। भारत के प्रधानमंत्री के पद के मिनिमम एज कितना होना चाहिए? तो 25 साल होना चाहिए। देखो अब राज्य राजधानी, देश और उसकी राजधानी से बात करते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो बताना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। याद रखना ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा है। कहाँ है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी? कैनबरा है। आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, सॉरी हाँ, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो कैनबरा है, ठीक है। तो ये राइट आंसर होगा। अच्छा आपको कमेंट सेक्शन में कब बताना कि ओटावा किसकी राजधानी, ठीक है। ये ओटावा किसकी राजधानी है? ये अमेरिका के आसपास का कंट्री है, तो आपको बताना कि ओटावा किसकी राजधानी है। लंदन का बात करें तो यूके, ठीक है, यूके का कैपिटल कहाँ? लंदन। और भारत का बात करें तो न्यू दिल्ली, ठीक है। 32 बात करते हैं कि मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? तो देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट लुइस है, ठीक है। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी है, पोर्ट लुइस। जब मॉरिशस जो है वो एशिया में नहीं आता है, ये आता है आपका अफ्रीका महादेश में, ठीक है। तो ये भी बात याद रखना, ये अफ्रीका महादेश का कंट्री है मॉरिशस। वहाँ पे मॉरिशस में आपको जो है 70% जो है वो इंडियन ही मिलेंगे, ठीक है। इंडियन डायस्पोरा वहाँ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो याद रखना इस बात को। जो मॉरिशस में, मॉरिशस कैपिटल कहाँ है? तो पोर्ट लुइस है। देखो अब साइंस का क्वेश्चन है बायोलॉजी का कि एचआईवी द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? याद रखना एड्स जो होता है वो एचआईवी से होता है। और दूसरा ये फैलने वाली बीमारी है, ठीक है, ट्रांसमिटेड डिजीज है, और इसे एसटीडी के नाम से जाना जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। 34 करते हैं, जंतुओं में होने वाले माउथ एंड फुट बीमारी का कारण क्या है? देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो माउथ एंड फुट जंतुओं में होता है उसका कारण क्या है? विषाणु के कारण ये होता है, ठीक है। विषाणु के द्वारा ये बीमारी फैलता है, ठीक है, काफ़ी। देखो अब 35 नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखो 35 नंबर क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है। देखो पूछ रहा है कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखो कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वो जूल होता है, ठीक है, ये बात याद रखना है। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। बात करते हैं फोर्स का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का, तो वो होता है न्यूटन का, ठीक है। फिर बात करते हैं पावर का, इलेक्ट्रिक पावर का एसआई यूनिट क्या होता है? वो होता है वाट। तो आपको सिर्फ कार्य का याद रखना है और खास करके एक फोर्स का भी, ठीक है, ये भी याद रख लीजिएगा, न्यूटन होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से क्वेश्चन रहेगा, तो एक एक क्वेश्चन या दो दो क्वेश्चन तीनों, खास करके बायोलॉजी जो है इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो बायोलॉजी का 2 क्वेश्चन लिए थे आज, और फिजिक्स का 1 क्वेश्चन लिए हैं। देखो कंप्यूटर कंप्यूटर से भी आज 1 क्वेश्चन लिए हैं। कंप्यूटर का सबसे कल भी लिए थे 1 क्वेश्चन। कंप्यूटर का सबसे प्रमुख भाग है, 100% ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। कंप्यूटर का सबसे प्रमुख भाग होता है कौन? सीपीयू। और कंप्यूटर का इसे ब्रेन भी बोलते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे बोलते हैं? तो सीपीयू को बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर का सबसे प्रमुख भाग कौन है? सीपीयू, जिसे हम कंप्यूटर का ब्रेन भी बोलते हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शांति से नोबेल प्राइज़, जो शांति में आपको पूछा जाता है, पिछले बार भी आपको देखना है, तो शांति में पूछा गया था कि किसे नोबेल प्राइज़ मिला है। तो याद रखना 2021 में शांति में नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है? तो याद रखना मारिया रेसा को भी दिया गया, ये फिलीपींस की थी, और डिमित्री मुटारोव को, ये रूस के हैं। तो दोनों को दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ क्या हो जाएगा? राइट आंसर। याद रखना मारिया रेसा और डिमित्री मुटारोव दोनों को दिया गया है। इनका कंट्री भी याद रखना है, मारिया रेसा फिलीपींस की है, डिमित्री मुटारोव को कहाँ है कि रूस के हैं। किस क्षेत्र में दोनों हैं? तो दोनों याद रखना है प्रेस में, क्या है ये? तो दोनों याद रखना है ये पत्रकार है, प्रेस या पत्रकार में, ठीक है। दोनों अपने अपने देश में सरकार के खिलाफ लड़ाई में मतलब लड़ाई करते हैं, यानी उनके खिलाफ छापते हैं। तो याद रखना है दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मारिया रेसा और दिमित्री मुटारो। बात करते हैं 38 है टोक्यो पैरा ओलंपिक। देखो यहाँ पैरा ओलंपिक का बात करें, ओलंपिक नहीं, क्योंकि इस बार पैरा ओलंपिक भी हुआ है। पैरा ओलंपिक में जो विकलांग, जो दिव्यांग जंग होते हैं वो सब भाग लेते हैं। तो याद रखना टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीता है? देखो पैरा ओलंपिक में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीता है? तो चीन ने जीता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर बात करें भारत का पदक श्रृंखला, तो भारत 19 पदक जीता है। कितना पदक जीता है? तो याद रखना है भारत का भी पदक जीता, याद रखना है कि पैरा ओलंपिक में भारत ने 19 पदक जीते हैं, और चाइना ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, अगले वीडियो में बता सकते हैं नंबर, ठीक है। अभी बस इतना ही आपको याद रखना है।
तो याद नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ओलंपिक से क्वेश्चन बनेगा, फिर आपका नोबेल प्राइज़ से क्वेश्चन बनेगा। तो नोबेल प्राइज़ का शांति से पूछा जाता है, तो दोनों हम बता दिए हैं। लोगों को मिला है इस बार शांति में। 39 बात करते हैं, टोक्यो 2021 पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या है या क्या था? तो देखो, टोक्यो पैरा ओलंपिक का शुभंकर क्या था? तो सोमाइटी, नाम याद रखना। शुभंकर मतलब जो आपको उससे डिनोट करते हैं, ठीक है। हर एक आपका ओलंपिक का अलग अलग शुभंकर होता है। तो याद रखना, सोमाइटी क्या था? तो पैरा ओलंपिक 2021 का शुभंकर था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 100% ये एग्जाम में पूछा जाएगा। और याद रखना, यह पैरा वर्ड लगा हुआ है, सिर्फ ओलंपिक का अलग है कुछ, और पैरा का कौन, पैरा ओलंपिक का क्या है? सोमाइटी है। पैरा ओलंपिक उसी को बोलते हैं जो दिव्यांग वगैरह जिसमें भाग लेते हैं। देखो, आज का लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी MVVI क्वेश्चन है। नीति आयोग के CEO कौन है? नीति आयोग का कल गठन बताए थे, 2015 में हुआ है। इसके CEO कौन है? तो अमिताभ कांत है आपके नीति आयोग के CEO। ठीक है, CEO कौन है? अमिताभ कांत। अगर पूछा उपाध्यक्ष कौन है, तो उपाध्यक्ष है डॉक्टर राजीव कुमार। अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो याद रखना, अध्यक्ष पूछेगा तो नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष पूछेगा तो डॉक्टर राजीव कुमार, और CEO पूछेगा तो अमिताभ कांत। ठीक है, अमिताभ लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अमिताभ कांत कौन है? CEO है। याद रखना, ये दोनों ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। CEO के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है, कौन है नीति आयोग के CEO। गठन के बारे में बता दिए, 2015 जनवरी में इसका गठन किया। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कोई नए हैं आए हैं, अगर पहली बार देख रहे हैं, और वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए